सो इसीलिए जो हमारा स्पर्मेटोजेनिक सेल है उसको हम अकॉर्डिंग टू ओरिजिन बनाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला कौन सा सेल होगा, बोलिए। तो सबसे पहला होगा स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद कौन सा होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद कौन सा होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद कौन सा होगा आपका Spermatid. स्पर्माटिड। तो समझ रहे हो। तो ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, स्पर्माटोजेनिक सेल्स। अंडरस्टूड। ये स्पर्म बनाएंगे एंड दे आर अलाइंड इन द सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ रहे हो। तो इनका अलाइनमेंट जो है सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होता है, मतलब बाहर से अंदर के तरफ। ओके, अकॉर्डिंग टू स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई शक। सो इसीलिए व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड। इज इट अंडरस्टूड। तो देख रहे हो। एंड अल्टीमेटली अंदर स्पर्मेटोजोआ होगा, तो एकदम मिडिल में स्पर्मेटोजोआ होगा। उस मिडिल वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, so that is called the lumen. Okay, understood. तो this is the concept. तो यही चीज हम पढ़ेंगे आगे। So in cross section of the testis the following structures are visible. So a layer of connective tissue called tunica albuginea surrounds the 2 to 3 seminiferous tubules. Okay, and forms क्या, and forms the walls of the lobules. ठीक है। In cross section, two types of cells are visible within the tubule. तो ट्यूब्यूल के अंदर आपको दो तरह के सेल्स मिल रहे हैं। कौन कौन सा, ओके, दो अंदर है एंड एक बाहर होगा। एंड वन टाइप ऑफ सेल इज विजिबल विद इन द इंटरस्टिशियम। ठीक है। इसलिए टोटल कितने सेल्स आप पढ़ोगे, 3। दो अंदर मिलेंगे, एक बाहर मिलेगा। अंडरस्टूड। तो कौन कौन सा सेल मिलेगा, नंबर ए स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ठीक है। नाउ ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं इसका ओरिजिन क्या है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है। मतलब ये उन सेल से नहीं बने हैं जिससे आप बने हो। So that is called extra embryonic origin. And उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ओके, तो कहाँ से आए ये, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। समझ रहे हो। मतलब हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना है, जबकि जो सेक्स सेल है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना है। अंडरस्टूड। सो दे डिवाइड बाय मियोसिस। देखिए हम लोग इतने इंटेलिजेंट समझती है अपने आप को निशि पद्मा, बताइए कि भाई हमारे बॉडी में सपोज 200 टाइप्स ऑफ सेल है, तो ऑल डिवाइड बाय माइटोसिस एक्सेप्ट दीज सेल्स। क्यों बताओ, why? Because out of 200, 199 divide by mitosis, only one divides by meiosis। उसका कारण बताइए निस्बत में। क्योंकि गैमेट्स तो हैप्लॉइड बन, हाँ बोलो बोलो। सर क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स तो हैप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस करना पड़ता है। हाँ, तो उससे क्या होगा,
उससे क्या होगा? हैप्लॉइड करने की जरूरत क्या है? सर डिप्लॉयड फिर तो ताकि जब वो haploid फीमेल के साथ क्रोमोसोम मिलेगा नंबर तब वो बताने के डिप्लॉयड लिए। होगा। यस सर। हाँ तो हाँ तो अगर मतलब उस सर माइटोसिस होगा तो सर जब फ्यूजन होगा तब 4n हो जाएगा। हाँ तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? सर तो नेक्स्ट जनरेशन का स्पीसीज मतलब उसके क्रोमोसोम Yes, sir. नंबर तक कंसिस्टेंट नहीं रहे। तब तो- बढ़ सर जाएगा। क्रोमोसोम नंबर बढ़ता बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि तो मतलब उससे नया को ही प्रॉब्लम क्रोमोसोम है? मिलेगा। व्हाट इज इट्स प्रॉब्लम? मैंने ये सब जो तुम जानते हो निशी पद्मा, आपने स्पर्म मदर सेल को बताया था क्या ये वाला बात? नहीं फूटो सर। आपने बोला ना, ये देवव्रत इडियट ने बोला। किस बदतमीज ने ये बोला है उसको बताओ। टेल मी। मैंने ये जो जेनेटिक्स का पार्ट पढ़ाया उसको, ये तुमने पढ़ाया? ना देवव्रत ने पढ़ाया, ना सुब्रत ने पढ़ाया, ना शिवानी ने पढ़ाया। तो भगवान हाँ तो भगवान ने उसको पढ़ा दिया, समझे? तो भगवान कौन है ये तो अब ये बड़ा टेंशन है। तो समझ में आया? तो डिड द स्पर्म मदर सेल कम अर्लियर ना मेंडल? स्पर्म मदर से फॉर्म मदर से समझ में आया? स्पर्म मदर सेल पहले आए ना मेंडल पहले आए? स्पर्म मदर फॉर्म से। मदर से। कोई स्पर्म मदर शक इसमें? आपको कोई शक तो नहीं है? नो नो सर। नो सर। नहीं तो सर। अब जेनेटिक्स उनको पढ़ाया कौन रे बाबा सुब्रत? भाई वो तो पहले से आ गए थे और वो पहले से ही मेयोसिस कर रहे थे। तो इसीलिए आप जानते हो ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि पायल इतनी सुंदर क्यों है? बताओ। इज इट बिकॉज शी वांट्स टू बिकम मिस यूनिवर्स, या इज इट बिकॉज हर पेरेंट्स आर ब्यूटीफुल? पेरेंट्स। तो समझ में आया? तो इसलिए ये जो आप भाषण झाड़ रहे थे मेरे को, क्रोमोजोम और डिप्लॉइडी हप्लॉइडी, तो ये स्टोरी है, ये रीजन नहीं है। दिस इज द सिग्निफिकेंस, नॉट द कॉज। समझ रहे हो? अब मैं आपको पूछूं निशी पद्मा कि अगर मियोसिस हो तो एडवांटेज क्या है? तब आप बोलेंगे सर अगर मियोसिस हुआ तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड गैमेट बनाएगा, फिर फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड बनेगा, तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन सर रहेगा। तो समझ में आया? तो सर इसलिए आप जो भाषण एनर्जी झाड़ रहे हो उसको टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। व्हाट इज टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन? फार फ्रॉम लॉजिक। अंडरस्टूड? तो इसलिए nobody taught the sperm genetics. So then why it behaves differently? Very simple, because it is different. समझ में आया बाबा? तो यस सर। why they divide differently? Because their origin is different. वो तो हमारे बॉडी के है ही नहीं। जो 199 सेल बने वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक से बने, एंड ये किससे बना? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। इसका मतलब ये हमारे जैसा है ही नहीं। तो समझ रहे हो? अभी सपोज आपके क्लास में ये जो घिया है, घिया तुम्हारे क्लास में है ना? आकांक्षा घिया? नो सर, प्राइम 40। टाइम 40 ओके ओके, वो प्राइम 40 में है। तो इसमें आप लोग का नॉन ओडिया कौन है आपके क्लास में? सर मल्लिका। मल्लिका मिर्जाई? वो तो होती नहीं है क्लास में, वो तो पता नहीं कहाँ है वो। तो मल्लिका यस मिर्जाई, सर। हाँ तो तुम किधर का है? सर सालेपुर। नहीं तुम ओडिया बोलता है कि नहीं? नो सर, ओडिया नहीं बोलता मतलब है थोड़ा थोड़ा। तुम? सर थोड़ा थोड़ा। तो सर बोलो, थोड़ा थोड़ा। बोलो कलरु जल आण। कड़रू जड़ आनो। हाँ चलेगा, चल जाएगा। फिर भी थोड़ा डाइल्यूटेड है, बट फिर भी बेचारी जानती है अन्वेषा इडियट, शी नोज ओडिया। चलिए, बट स्टिल
Why is she not talking in Odia? Because she is a non-Odia. Very simple. वो हमारे ओडिशा की है ही नहीं, उसके वंशज जाके ओडिशा में रुके हैं, इसलिए वो ओडिया बोलती है. अदरवाइज शी इज नॉट ए पैटर्नल ओडिया, माने वो वंशगत ओडिया नहीं है, वो बाहर से आए हैं, दे आर माइग्रेंट्स. तो उसी लिए दे बिहेव डिफरेंटली. समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसलिए ऑल आवर बॉडी सेल्स develop from intraembryonic cells, but they develop from extraembryonic. अब आया समझ? तो इनका ओरिजिन भी अलग है, उनका बिहेवियर भी अलग है. सो जो आप भाषण झाड़ रहे हो वो एक्चुअली उसका सिग्निफिकेंस है. तो ये सेल आने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि स्पीसीज नंबर सेम रहे. चलिए इसका आगे हम बात करेंगे. नाउ अब ये जो जर्म सेल्स हैं, ओके, सो क्लोज टू द तो ये दीज सेल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस इन मियोसिस. ठीक है, तो इसलिए आप ये वाला तो आप ना समझने से चलेगा, क्योंकि ये तो आपका एनसीईआरटी में नहीं है. तो इसलिए अगर हम लोग पहले, आपको बुक लिखने का भी जरूरत नहीं है. अगर स्कूल एग्जाम में आया तो आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे. ओके, तो क्लोज टू द पेरिफेरी वी फाइंड स्पर्म मदर सेल्स. तो अगर हम लोग ये ड्राइंग देखें, तो ये जो ड्राइंग देख रहे हो, अगेन आई एम सॉरी निशी, पद्मा, कि मुझे बाहर से डालना पड़ रहा है. आपको दुख जरूर हो रहा होगा, बट मुझे माफ कर देना. ओके, क्योंकि ना अब ये ड्राइंग आपका बुक में है ही नहीं. तुम्हारा बुक में जो ड्राइंग है उसमें कुछ दिखता नहीं है. तो आपने माफ किया कि नहीं निस्बत मुझे? हाँ चलो ठीक है, कर लो. सो अब ये जो सेल्स है हमारे, तो ये आप लोग आपके बुक्स में नहीं लिखेंगे और ना ही इसको आप पढ़ेंगे. ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ. तो एक्चुअली जो ए सेल है यहाँ मेरे डायग्राम में, दे आर कॉल्ड टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम. तो इनका प्लॉइडी क्या होता है? 2n 2c, डिवाइड माइटोटिकली. ओके, ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे एंड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनिक lineage. ओके, इसका मतलब क्या है? वो जिंदगी भर आपका स्पर्म सेल बनाएंगे. ओके, दे विल ऑलवेज गिव टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम. ओके, इसका काम क्या है? ऑलवेज इट विल गिव टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम. फाइन. चलिए, अब उसके बाद जो बी सेल है वो क्या है? ए माइटोसिस कर गया, तो इसलिए आफ्टर माइटोसिस उसका भी प्लॉइडी लेवल क्या है? सेम, 2n 2c. तो बट ये आप लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके बुक्स में ये दोनों नहीं होगा, ना ही इस ड्राइंग में यह है. तो इस ड्राइंग में आपका जो स्पर्मेटोगोनियम दिखा रहा है वो कौन सा स्पर्मेटोगोनियम है? बी स्पर्मेटोगोनियम. ये याद रखना. ओके, अगर केबी पे गलती से दे दो तो शायद आ जाएगा, तो इसीलिए. ओके, तो जो लोग केबी पे नहीं इंटरेस्टेड है उनके लिए ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. ओके, चलिए. सो अब तो ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है ये मियोसिस में घुसता है. तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल स्पर्म मदर सेल्स. सो ये एक्चुअल स्पर्म मदर सेल्स हैं. क्यों इतना रेड दिखा रहा है? चलो, तो समझ में आया? तो ये एक्चुअल स्पर्म मदर सेल्स हैं, मतलब यही आपका स्पर्म बनाएंगे, कॉमा. तो इसका जो प्लॉइडी क्या होता है? 2n 2c. तो ओके, तो 2n 2c अब तो दे एंटर इंटरफेज ऑफ मियोसिस. तो इसलिए इंटरफेज ऑफ मियोसिस में क्या होगा? बोलिए. G1 स्टेज है कि नहीं?
G1 स्टेज के बाद क्या आएगा? बोलिए S फेज। तो Yes. S फेज में 2C क्या बन जाएगा? 2C will become 4C. 4C। समझ में आया? तो देर उसके बाद फिर क्या आएगा? उसके बाद G2। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपका काम चलेगा। तो अंडरस्टूड? तो इसीलिए आप समझ में आया? तो ये घुसता है 2n 2C, निकलेगा क्या? 2n 4C। अंडरस्टूड? तो इसलिए आपका जो शुरू होता है गाड़ी वो यहाँ से शुरू होगा। कोई शक? चलिए, तो अब उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसमें क्या है? सो इनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 2n 4C नाउ रेडी टू एंटर मियोसिस 1। समझ रहे हो? तो ये मियोसिस के इंटरफेज में घुसता है, बट ये अब मियोसिस 1 में घुसेगा। तो जैसे ही मियोसिस 1 में घुसेगा तो वो कौन सा डिवीजन है? बोलिए, रिडक्शनल डिवीजन है कि नहीं? तो इसीलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस 1। ठीक है? तो इसलिए व्हाट आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस 1। सो इनका प्लॉइडी लेवल क्या है? N2C। अंडरस्टूड? इज देयर एनी शक? उसके बाद कौन आ जाएंगे? नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड। तो ये प्रोडक्ट्स ऑफ क्या है? मियोसिस 2, जो कि इक्वेशनल होता है। ओके, इक्वेशनल होता है। सो इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा? NC। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। एंड उसके बाद क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है? तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद व्हाट विल हैपन? आपका फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बनेगा। कोई शक? Sir, हाँ बोलिए। अब क्या है? हाँ बोलिए। सर इक्वेशनल का मतलब इधर क्या है? इक्वेशन मतलब सी बन गया सी। सॉरी, क्या इक्वेशन? एन बन गया एन। आपका इधर एन है, इधर एन है। इक्वेशनल का मतलब सेम। तो उसमें भी सेम क्रोमोसोम नंबर है, इसमें भी सेम क्रोमोसोम। Yes, sir. So Okay. N is equal to C. नहीं, एन रिमेन्स एन। ओके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके। तो ये हमारा हो गया क्या? जो कंसेप्ट। तो इसीलिए इसमें आपके बुक में जो है ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो आप ये ऊपर वाला कुछ नहीं लिखेंगे, जो मैंने ऊपर लिख दिया है। पर मेरे आप देख रहे हो कि नहीं, ये वर्ल्ड के बेस्ट बुक्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको दे दिया कि आप गुस्सा मत हो। तो इसीलिए यहाँ आप देख रहे हो कि आपका यहाँ से शुरू होगा डी से, तो या सी से। तो सी क्या है? स्पर्मेटोगोनियम, फिर आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा स्पर्मेटिड। So now you understand this. So these cells, इसका मीनिंग समझ में आया? Are arranged according to their sequence in meiosis. Okay. तो close to periphery we find sperm mother cells। ये तो आप चलो पढ़ेंगे नहीं, तो आप क्या पढ़ेंगे? इधर क्लोज टू पेरिफेरी आप क्या पढ़ेंगे? टाइप बी सेल्स। ठीक है?
तो इसलिए इन स्कूल एग्जाम यू विल नॉट राइट दिस पॉइंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। दिस इज नॉट फॉर योर एनसीईआरटी। चलिए, तो इसीलिए आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टाइप बी सेल होगा, फिर आएगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा आपका स्पर्माटिड्स। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस के बाद आपका आ जाएगा टेल्ड स्पर्मेटोजोआ। ओके, जो फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ है। कोई शक? तो ये हमने बना दिया पहला सेल ए। तो अब हम बी सेल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स, या इसको सस्टेंटाक्युलर सेल्स बोलते हैं, या सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। दे हेल्प in the formation and maintenance of the sperms। ठीक है, तो ये उसको बनाने में भी मदद करते हैं एंड मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। ओके, कोई शक? तो इसका मतलब जो है that these cells will always remain in direct contact with the Sertoli cells. Okay, now when Sertoli cells release the sperms, it is known as स्पर्मिएशन। ठीक है, तो जब सर्टोली सेल्स आपका इनको छोड़ देंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ओके, चला जाए आगे। यस सर। Yes, sir. क्योंकि बाकी ये जो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो ये सब तो वहां पढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए विद इन हमने दो तरह के सेल्स पाए, ए एंड बी। अब हम लोग चले जाएंगे थर्ड टाइप ऑफ। ओके, सो नाउ विल गो इनटू द थर्ड टाइप ऑफ द सेल ना। तो उसके बाद यहाँ हम लोग लिख लेंगे एक और चीज। ओके, नाउ उसके बाद द थर्ड सेल फाउंड इन द interstitium of the seminiferous tubules are called, क्या बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, Leydig cells are called interstitial cells of Leydig. Okay, full stop. They secrete the male hormone known as testosterone. कोई शक? No, sir. Yes. Okay, so they secrete the male hormone known as testosterone. So they are endocrinocytes. Okay, तो ये उसका काम हो गया खत्म। ओके, सो ये हो गया हमारा टेस्टिस के बारे में कंसेप्ट। तो अब हम लोग चले जाएंगे एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन्स में अब हम लोग क्या करेंगे,
इसके बारे में पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसको अगर पूरा नहीं उठाया तो ये जाएगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ। चलिए इसको देखते हैं, नीचे लेके जाते हैं। ओके, हाँ चल हो गया, चलो गुड, आ गया। तो समझ रहे हो? तो अब हम लोग शॉर्ट टर्म पे पढ़ेंगे वही चीज जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इट इज एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। डू नो द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नाउ? मतलब ये बाहर है, हैंगिंग इन द प्यूबिक रीजन। क्यों प्यूबिक रीजन पर बोलते हैं, पता चल गया? बताइए। Yes, पता sir. Pubis bone. यस, क्योंकि वो प्यूबिस बोन के नीचे वाला पार्ट है। नाउ इट रिसीव्स द टेस्टिस in the early part of embryonic development when the embryonic testis lying close to the kidney descends down into the scrotal sacs through the pelvic diaphragm via an opening known as inguinal canal। तो यही चीज मैंने आपको ड्राइंग बना के यहाँ दिखाया हुआ है कि ये किडनी है, ये टेस्टिस है, तो कैसे वो टेस्टिस नीचे आता है। ओके, नाउ व्हाई टेस्टिस डिसेंड्स डाउन? तो आपका आंसर क्या है कि आपको 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। ओके, so it requires 2 to 3 degree less temperature. In order to facilitate this, the testis has to descend. ओके भाई, तो ऐसे कौन से सुरखाव के पर हैं स्क्रोटम में? तो स्क्रोटम is made up of 2 unique involuntary muscles. Okay, dartos and 2 unique muscles लिख देते हैं, ये दोनों involuntary नहीं है। एक है dartos, एक है cremastem. Okay, so इसलिए these muscles help to regulate the intratesticular temperature. Okay, in hot times the testis is taken away from the body, in cold days it is brought close to the body. कोई शक? Now Yes. failure अगर नहीं आया तो आप इसको पढ़ भी नहीं पा रहे हो। देखो, बिना जेजेस के मदद का आप इसको पढ़ भी नहीं पा रहे हो। इसको कैसे पढ़ेंगे? संधि विच्छेद करिए। क्रिप्टस का मतलब होता है हिडन और किस का मतलब होता है टेस्टिस। तो अब इसको कैसे पढ़ा जाए? क्रिप्टोर्किडिज्म, नॉट क्रिप्टोर्काइडिज्म जैसे कुछ कोई बोल रहा था। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। मतलब टेस्टिस कहीं छुप गया है। भाई टेस्टिस कहाँ मिलता है? स्क्रोटम में। बट आप स्क्रोटम में देखोगे वहां टेस्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? वो किधर कहीं छुप गया है? तेरे गांव में छुप गया है इडियट। तो वो आया नहीं है नीचे, बेवकूफ। तेरा कौन तर लुच्चा खाली चल ना कौन? So it has not come down. It is still in the abdominal cavity. आया समझ? तो this results in sterility, total incapability to produce children of your own. समझ में आया? स्टेरिलिटी का मतलब क्या है? आपके कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं बनेंगे, बॉयज बॉयज। कोई शक? ओके, क्यों? No, sir. दिस इज बिकॉज देयर विल बी नो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो जब स्पर्म ही नहीं है तो बच्चा क्या बनेगा? आया समझ? चलिए, उसके बाद है पेनिस। तो पेनिस जो है वो एक इंटरमिटेंट स्ट्रक्चर है, मतलब पेनिट्रेटिंग ऑर्गन है। वो क्या करता है? वो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर डाल के आने में मदद करेगा। ठीक है? नाउ जनरली इट इज स्मॉल एंड फ्लैसिड, बट
When a male gets excited, जब कोई मनपसंद कुड़ी दिख गई, तो blood flow to penis increases and it makes the penis hard, stiff and long. This physiology is essential for क्या? Sperm deposition. This process is referred to as erection. Okay. If the penis is capable of depositing sperm inside the vaginal canal, copulation को हम क्या बोलते हैं? True. Okay. But if there is no penetrating organ, the copulation is referred to as false. Okay. Now, failure of erection is reported in case of some patients. In case of some patients, okay, it is treated as infertility or impotence. Okay, इसको हम infertility बोलते हैं. What is infertility? मतलब relative sterility. मतलब ये अपने से स्पर्म नहीं डाल सकता. हाँ, मदद कर दोगे तो हो जाएगा. समझ में आया? So now you know the difference between sterility and infertility. बताइए. सर फिर से थोड़ा बताइए शॉर्टली. नहीं, बताइए sterility and infertility में क्या डिफरेंस पता चला? The sterility means permanent Yes. and infertility means temporary. स्टेरिलिटी मतलब आप कभी भी बच्चा नहीं बना सकते हैं, बट इनफर्टिलिटी का मतलब आपका बच्चा हो नहीं रहा, डॉक्टर को दिखाइए, अगर डॉक्टर के मदद से हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? तो वो ठीक हो गया. अगर डॉक्टर की मदद से आप ठीक नहीं हुए बट आपका स्पर्म है तो हम उसको आर्टिफिशियली डाल देंगे एंड उससे बच्चा हो जाएगा. मतलब in infertility you can still have your baby, जो तुम्हारा बेबी है, जो तुम्हारा वंश है, जो तुम्हारा जीन है, बट इन स्टेरिलिटी आपका अपना बच्चा नहीं होगा. ओके, मीन्स नो बायोलॉजिकल चाइल्ड. ओके, समझ में आया? तो इसलिए इसको फेलियर ऑफ इरेक्शन